देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। इतिहास पहले सौर मिशन में अंतिम कक्षा में स्थापित हुआ आदित्य L1 लैंग्वेज एक बिंदु पर हेलो ऑर्बिट कक्षा से करेगा सूर्य का अध्ययन। प्रधानमंत्री ने दी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल राशन घोटाले मामले में टीएमसी नेता शंकर आद्या को देर रात किया गिरफ्तार। फरार टीएमसी नेता शाहजहां के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। कल राशन घोटाले मामले में छापे के दौरान ईडी की दूसरी टीम पर हुआ था हमला। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की दूसरी चार्जशीट में भूपेश बघेल का फिर आया नाम। आरोपी ने बघेल को पैसे देने की कही बात। एसआईटी ने मामले में मुंबई से की पहली गिरफ्तारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में ले रहे हैं हिस्सा। नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप पर विचार विमर्श। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक से श्रेष्ठ पहल के 500वें केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। शिक्षक की भूमिका में महिलाओं के योगदान को बताया महत्वपूर्ण। बांग्लादेश में कल होने वाले राष्ट्रीय चुनाव के लिए तैयारियां पूरी। भारत से चुनाव आयोग के 3 सदस्य पहुंचे ढाका। बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिलाया निष्पक्ष चुनाव का भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। और एक बहुत अच्छी खबर, अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो ने रचा इतिहास। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की। अपने पहले सौर मिशन में आदित्य L1 अंतिम कक्षा में स्थापित हो गया है। अब आदित्य L1 लैंग्वेज एक बिंदु पर हेलो ऑर्बिट कक्षा में सूर्य का अध्ययन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों को बधाई दी है। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंचने में प्रधानमंत्री इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंची। यह सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं पूरे राष्ट्र के साथ इस असाधारण उपलब्धि की सराहना करता हूं। हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भारत के वैज्ञानिकों की असाधारण उपलब्धि पर बधाई और सराहना की है। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि निश्चित रूप से हमने ये जो इतिहास रचा है, ये हमारे वैज्ञानिकों की सफलता का परिणाम है। और इस क्षेत्र में हम आगे भी इस तरीके का अध्ययन जारी रखेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी आयशा खानम जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ। आयशा, आप मौजूद हैं उस स्थान पर जहां पर भारत ने यह इतिहास रचा है। सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए बधाई दी है इसरो के वैज्ञानिकों को। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे भारत की। इन सब के बीच में भारत ने ये जो कीर्तिमान स्थापित किया है, इसका किस तरीके से पूरी दुनिया पर असर होगा?
जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त मैं यहाँ इस ट्रैक के सामने मौजूद हूँ। यहीं पर वो सिग्नल, वो कमांड दिया गया जिसके जरिए आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया और यहीं से ये वही मॉक्स है जो मिशन कंट्रोल रूम है जहां से चंद्रयान 3 को भी चांद पर लैंड किया गया था। तो ये एक ऐतिहासिक जगह के सामने मैं खड़ी हूँ। इस जगह पर इतिहास, दूसरी बार इतिहास बना है। तो जाहिर सी बात है, इस अचीवमेंट के बाद, इस उपलब्धि के बाद वैज्ञानिक काफी खुश हैं इस अपनी उपलब्धि को लेकर। और इसरो के चेयरमैन सोमनाथ और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर निगार शाह जी, देखिए एक महिला है इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से महिलाओं की सराहना करते रहे हैं, हमेशा से स्पेस से जुड़ी महिलाओं के साथ खड़े रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई करते रहे हैं। तो एक महिला आदित्य L1 मिशन की हेड रही और इसे आज पूरे सक्सेसफुल तरीके से उन्हें लैग्रेंज पॉइंट पर उन्होंने आदित्य L1 को स्थापित किया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि, भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन। और ये जो है, ये मिशन जो है न केवल भारत के लिए है, बल्कि इस मिशन को वैज्ञानिक वसुधैव कुटुंबकम के जरिए जोड़ना चाहते हैं। यानी पूरे विश्व में इस मिशन के जरिए जुड़ने वाला डेटा जो है ये एक्सचेंज होगा साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ, और इस डेटा के जरिए वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कैसे सूर्य की गतिविधियों से धरती पर असर पड़ता है, और जो अगर कुछ तबाही मचती है सोलार इजेक्शन से, सोलार फ्लेयर्स के चलते, उससे कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाए। ये तमाम चीजें जो है स्टडी का आधार बनेंगी। और इसके साथ साथ स्पेस वेदर को लेकर आदित्य L1 मिशन जो है स्पेस अंतरिक्ष में मौसम के बारे में जो हालात होते हैं, मौसम जिस तरह से अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को प्रभावित कर सकता है, ये तमाम चीजें जो है आदित्य L1 के मिशन का हिस्सा है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि, और भारत न केवल इसरो के वैज्ञानिकों के अचीवमेंट को सराहना करता है, बल्कि भारत विश्व के तमाम वैज्ञानिकों को इस मिशन के लिए बधाई देता है, क्योंकि आगे चलकर जो तमाम इससे जो डेटा मिलेगा, ये वैज्ञानिक विश्व में मानवता की बेहतर जीवन के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल आयशा, लेकिन इसके साथ साथ जब हम ये कह रहे हैं कि सौर मंडल की अब बहुत ही गहन उसका अध्ययन हो पाएगा इस मिशन के माध्यम से, लेकिन भारत की इस उपलब्धि पर पूरी दुनिया की नजर भी रही है आयशा। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत के वैज्ञानिकों के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है उस लिहाज से? जी, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, क्योंकि भारत के हर स्पेस मिशन पर पूरे विश्व की नजर रही है। हाल ही में जिस तरह से भारत ने चंद्रयान 3 की कामयाबी के झंडे बुलंद किए, उसके बाद नासा जो यूएस का स्पेस एजेंसी है, नासा ने भारत से इस टेक्नोलॉजी को अपने साथ शेयर करने के लिए इच्छा जताई है। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। और ऐसे में भारत अब न केवल देश के बल्कि विश्व की तमाम स्पेस एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने जा रहा है। नासा हो या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो, इन तमाम स्पेस एजेंसियों के साथ मिलकर भारत इस आदित्य L1 मिशन के साथ जुटने वाले डेटा को शेयर करेगा। और आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि भारत कैसे गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है, और भारत नासा के साथ नेसर सैटेलाइट भी लॉन्च करने जा रहा है, जो विश्व में क्लाइमेट चेंज और वेदर चेंज को लेकर स्टडी करेगा। तो ये भारत और यूएस का सबसे बड़ा मिशन होगा जो अगले कुछ हफ्ते में लॉन्च होने वाला है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे भारत की जो स्पेस टेक्नोलॉजी के जो कसीदे हैं उसे विश्व अब रिकॉग्नाइज करता है। भारत अब विश्व में चौथा सबसे बड़ा स्पेस फेयरिंग नेशन है, लेकिन चंद्रयान के मामले में अगर हम देखें तो भारत विश्व में पहला वो देश है जिसके जरिए चंद्रयान का जो सॉफ्ट लैंडिंग था वो चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरा था। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और अंतर्राष्ट्रीय साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए भी बहुत बड़ी कम्युनिटी। लेकिन आयशा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर जब ये लिखा कि बधाई तो दी उन्होंने, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा कि ये बहुत ही पेचीदा और जटिल मिशन था।
तो ये भारत के वैज्ञानिकों के लिए तो एक उनकी बहुत बड़ी सफलता है ही। ऐसे में यदि चूंकि आप बेंगलुरु में ही हैं, वहीं पर आप मौजूद हैं जहां से इसको लॉन्च किया गया, मैं समझना चाहूंगा आपसे कि वैज्ञानिकों से यदि कुछ बात आपकी हो पाई हो तो किस तरीके की प्रतिक्रिया वहां के वैज्ञानिक दे रहे हैं? जी, इस समय इस मिशन से जुड़े कुछ वैज्ञानिक जो है, जो अहम टीम है, वो अभी भी इस मिशन के अंतिम पड़ाव पर हैं और कुछ कैलकुलेशंस और पैरामीटर्स को जुटाने में लगे हुए हैं। लेकिन जो दूसरे वैज्ञानिक हैं, खासकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिक, क्योंकि सूर्य की जो स्टडी है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के तहत आती है, तो अब आगे का जो डेटा जो है वो एस्ट्रोफिजिक्स की स्टडी है। तो एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिक मानते हैं कि भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्हें इस बात का उत्साह है क्योंकि लगातार 2 दशक से ये आदित्य L1 मिशन चल रहा था और इस आखिरकार इस मिशन को सफलतापूर्वक आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट में स्थापित किया गया। देखिए, 2 दशक से लगातार ये मिशन तैयार हो रहा था और कई साइंटिस्ट, कई वैज्ञानिकों ने इस मिशन में अपना योगदान दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार स्पेस क्षेत्र को जो बढ़ावा दिया और खासकर आत्मनिर्भर के जरिए स्पेस को एक ताकत बनाने की जो एक विजन बनाया, इस विजन को ये वैज्ञानिक पूरा करते हैं और उन्हें इस बात की उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार वैज्ञानिकों के साथ खड़े रहते हैं, वो आगे भी उनके साथ इस तरह के मिशन में खड़े रहें ताकि वो प्रधानमंत्री के हर विजन को पूरा करें, उनके हर विजन पर खरे उतरें। बहुत बहुत धन्यवाद आयशा खानम, इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। निश्चित रूप से पूरे भारत को बधाई है और ये वाकई में एक असाधारण उपलब्धि है क्योंकि भारत ने अपने पहले प्रयास में आदित्य L1 मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया है और वो हेलो ऑर्बिट पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हो चुकी है उसकी। और निश्चित रूप से ये पूरे भारत को बधाई है खासतौर से इस बड़ी उपलब्धि के लिए। देखिए, नया साल शुरू हुआ 2024 और उसमें लगभग पहला हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है और ये इतनी बड़ी उपलब्धि भारत के वैज्ञानिकों ने हासिल की है। एक शुरुआती में भी की थी 1 जनवरी को और एक अब आज जब आदित्य L1 को सफलतापूर्वक पूरी तरीके से वो अपने केंद्र में स्थापित हो चुका है। बात करते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन का एक अन्य प्रमुख एजेंडा नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप पर विचार विमर्श है। इसके अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा में भविष्य के विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फैक्ट जैसी नई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और उससे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा होगी। आयोजित महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन का आज दूसरा दिन है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। उनके साथ हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। आज 4 मुद्दों पर खास चर्चा हो रही है जिसमें सबसे पहले है खालिस्तान का मुद्दा जिस पर NSA अजीत डोभाल अपना प्रेजेंटेशन देंगे। उसके बाद है साइबर सिक्योरिटी और जो 3 नए कानून बनाए हैं सरकार ने क्रिमिनल लॉज, उन पर भी चर्चा होगी और ये 3 लॉज जो हैं वो विक्टिम सेंट्रिक हैं। और आखिर में है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मुद्दा जिस पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी अपना प्रेजेंटेशन देंगे। आज का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि तमाम जो 4 मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी खुद इस बात का द्योतक है कि ये कॉन्फ्रेंस देश के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैमरामैन संजय जैना और मुकेश के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़ जयपुर। हमीरपुर में एक से श्रेष्ठ पहल के 500वें केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शामिल हुए। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज भारत की यात्रा बहुत दूर तक चली गई है और हम विश्व की 5वीं महाशक्ति बनकर उभरे हैं। आज भारत की यात्रा बहुत ऊपर चली गई है। आज वो भारत नहीं है जो दुर्बल था। आज हम दुनिया की महाशक्ति हैं
हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ा है, कनाडा को पीछे छोड़ा है, फ्रांस को छोड़ा है और हम 5वीं महाशक्ति बन गए हैं। ये आपकी बदौलत है, आपके प्रयास की वजह से है। और कुछ ही साल बाकी हैं, 5-6 साल में हम जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। कार्यक्रम में अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जीवन में महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी है। टीचर एक जीवन धर्म है और इस जीवन धर्म को निभाने वाली मेरे ऐसे 500 टीचर्स में से 95% से ज्यादा महिलाएं हैं। यानी कि मेरी बहनें आज टीचर के रूप में काम कर रही 95%। और इन 9000 बच्चों में भी 48% से ज्यादा बेटियां हैं और 51% बेटे हैं। सर, ये जितने कार्यक्रम चलते हैं, चाहे अस्पताल हो, सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा, इसमें 85% जिनको नौकरी मिली है, डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन या बाकी, ये महिलाएं हैं। और हमारा जो एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम है, इसमें 90% टीचर महिलाएं हैं। ऐसे जो आपको जीवन के लिए अलग अलग कार्यक्रमों में सिखाया जाता है, वो महिलाएं हैं। हमारे सांसद खेल महाकुंभ में भी महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे भाग ले रही हैं। छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाला केस में रायपुर की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान जेल में बंद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। इनमें निलंबित आईएएस समीर विश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, शिवशंकर नाग, लक्ष्मीकांत तिवारी और दीपक टांक समेत राजेश चौधरी शामिल रहे। राज्य प्रशासनिक सेवा के निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया ने मेडिकल लगाकर कोर्ट आने में असमर्थता जताई। राशन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पश्चिम बंगाल में लगातार छापेमारी कर रही है। फरार टीएमसी नेता शाहजहां के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हमले का शिकार हुई ईडी की टीम पर उल्टा पश्चिम बंगाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस का आरोप है कि बिना नोटिस के छापेमारी करने की कोशिश क्यों की गई। और वहीं पश्चिम बंगाल में ईडी टीम पर हुए हमले पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में धू-धू कर जल रहा है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जांच एजेंसियों पर हमला करवाना ये वाली सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। टीएमसी की सरकार में पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में धू-धू करके जल रहा है और वहाँ इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना लूट मची हुई है कि जांच के काम में भी बाधा डाल रहे हैं। जो देश की अदालतों के आदेश के अंतर्गत जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, उनके ऊपर हमला करवाना, और ऐसी सरकार को तो सत्ता में बने रहने का 1 मिनट के लिए भी अधिकार नहीं है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और जो इसके दोषी उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान से बंगाल से लेकर तमिलनाडु के भ्रष्टाचारी परेशान हो गए हैं। पैसे पकड़ा रहे, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ पकड़ा रहे, स्कैम पे स्कैम कर रहे हैं, गरीबों का चावल भी बेच दे रहे हैं, कट मनी, सट मनी, इसका जो है बंगाल में आपको पता है कि सर है। उसी तरह से तमिलनाडु में आपने देखा कि ईडी के अधिकारियों के ऊपर ही करप्शन का चार्ज लगा दिया। तो पूरे जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सभी परेशान हो गए हैं। माननीय मोदी जी का जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का जो नारा है, वो सक्सेसफुल नारा हो रहा है और उस पर जनता उनको समर्थन दे रही है। इस कारण से ये समस्या चल रही है और ये केवल महीने 2 महीने की बात है। जब मोदी जी तिबारा इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये जितने चोर हैं सभी घर के अंदर चले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जो भ्रष्टाचारी है वो जेल जाने के डर से एजेंसियों पर हमला करते हैं। डेमोक्रेटिकली मैकेनिज्म में, प्रजातंत्र में विशेष करके सरकारी एजेंसी अपने काम करते हैं, उनको निर्विघ्न काम करने देना चाहिए। दुर्भाग्य से कुछ इलाका में जो लोग अकंठ भ्रष्टाचार से डूबे हुए हैं, जिनको
कानून को कोई सम्मान नहीं है, जो जेल जाने के जिनके मन में डर है वो एजेंसियों के खिलाफ बोलते हैं, एजेंसियों के ऊपर हमला करते हैं। मैं उसको कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। पश्चिम बंगाल में ईडी पर हुए हमले पर ममता बनर्जी सरकार पर हमला करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में अराजकता के माहौल के पीछे राज्य सरकार और पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगाया। देखिए, संदेशखाली में जो घटना घटी है, सारे हिंदुस्तान में कहीं इस तरह की घटना नहीं घटती। आज दरिंदों को कितना हिम्मत जुटा पाए, इसका एक जगजाहिर नज़ीर संदेशखाली में हम सब देख रहे हैं। संदेशखाली की घटना ये साबित करते हैं कि इस सूबे में सत्तारूढ़ पार्टी और पुलिस बल दोनों के बीच जो गहरा ताल्लुका, जो संबंध, इसका इजहार इस तरीके की भयंकर घटना, ये नापाक जो रिश्ता सत्तारूढ़ पार्टी के साथ पुलिस बलों की है, ये जाहिर होते हैं संदेशखाली की घटना की बदौलत। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लीला हाईजैक घटना पर कहा कि हर एक भारतीय की जान बचाने को तत्पर है। भारत और दुनिया भर में भारत लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए जाने वाली कार्रवाई के लिए जाना जाता है। एमवी लीला नॉरफॉक हाईजैक घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के ऑपरेशन गंगा से लेकर समुद्र की गहराइयों में लोगों की जान बचाने का काम हुआ है। भारत की पहचान है जहां पर एक एक भारतीय की जान के लिए भारत कुछ भी करता है। ये मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत ने एक नहीं अनेक उदाहरण दिए हैं कि कैसे हर भारतीय की जान को बचाया जाए, ऑपरेशन गंगा से लेकर अभी भी समुद्र की गहराइयों में जान बचाने का काम हुआ, तो उस हर भारतीय नागरिक का हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह, अपील या आह्वान का असर जनता के बीच नजर आता है। खरीदारी की बात हो या स्वच्छता की, मेक इन इंडिया जैसी मुहिमों की हो, जनता का भरोसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर विचार को असलियत का जामा पहनाता है। आइए देखते हैं हाल के कुछ उदाहरण जिसमें नजर आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर कैसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर अपील जन आंदोलन बन जाती है। भले ही वो झाड़ू उठाकर स्वच्छता अभियान में शामिल होना हो या कोरोना काल में ताली और थाली बजाकर हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स की हौसला अफजाई करना हो, पीएम मोदी के हर आह्वान का आम जनता में असर दिखता है। इसी असर का ताजा प्रमाण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा। लक्षद्वीप के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। सोशल मीडिया पर मालदीव्स की जगह लक्षद्वीप जाया जाए, ये पोस्ट नजर आने लगे। लक्षद्वीप के लिए कितने ही लोग सर्च भी करने लगे। लक्षद्वीप एयरपोर्ट, होटल्स, टूरिज्म, टेम्परेचर, मैप, ऐसे कई चीजों को लोगों ने गूगल पर सर्च किया। प्राइम मिनिस्टर के लक्षद्वीप जाने के बाद लक्षद्वीप की डिमांड बहुत बढ़ गई है। लक्षद्वीप मालदीव से भी ज्यादा सुंदर है। वहां पर बहुत कुछ करने को है। मैराउन म्यूजियम है और सिर्फ केरला से 22 टू 40 किलोमीटर्स के बीच में ये आइलैंड्स बसते हैं। देयर अबाउट 39 आइलैंड्स और बहुत ही सुंदर है। इनकी अंडर सी लाइफ, मेरीन लाइफ, वाटर स्पोर्ट्स, हर चीज यहाँ पर जो भी मालदीव में है उससे भी ज्यादा यहाँ पर अट्रैक्शंस है। बट हमें बहुत ज्यादा मार्केटिंग इसकी करनी पड़ेगी और हमें एयर कनेक्टिविटी लक्षद्वीप आइलैंड्स के लिए और लैक्षद्वीप आइलैंड्स के लिए हमें बढ़ानी पड़ेगी। कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेड इन इंडिया का भी नारा दिया था, जिसके बाद भारत की वेडिंग इंडस्ट्री को एक नई ऊर्जा मिली। इतना ही नहीं, कई राज्य सरकारों ने भी वेडिंग डेस्टिनेशंस के प्रचार प्रसार को गति दी है। चंडीगढ़ बड़े बड़े विलाज हैं, डेस्टिनेशंस हैं, तो मैं बिल्कुल इसके फेवर में वो करना चाहिए। और सच भी है इसमें कि रेवेन्यू भी जनरेट होता है, भारत का पैसा भारत में रहता है। हम लोग अपना पैसा जाके बाहर फॉरेन कंट्रीज में स्पेंड करते हैं, उनकी इकोनॉमी बेटर हो जाती है और अपने यहाँ हमारे को कुछ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती लोगों को। भारत के अंदर ऐसी ऐतिहासिक जगह हैं जहाँ पर बड़े बड़े किले हैं, बहुत बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बने हुए हैं जहाँ पर हम अच्छे अच्छे जो है वेडिंग तो सेलिब्रेट कर सकते हैं।
पीएम मोदी की भारतीय खिलौनों को लेकर अपील हो या फिर वोकल फॉर लोकल, खादी को अपनाना या फिर हर घर तिरंगा कैंपेन, हर क्षेत्र से जुड़ी हर अपील आम जनता उसका पालन करती है, उसका अनुसरण करती है और इसका प्रमाण खासकर सोशल मीडिया पर मिलती युवाओं की प्रतिक्रिया में नजर आता है, जिनके लिए ये एक नया अनुभव, नया कॉन्सेप्ट होता है। बहुत चाइनीज सामान यूज करते थे क्योंकि मार्केट में वही होता था, लेकिन अभी हमारे जो इंडिया के वर्कर हैं वो कितना अच्छे से उन्होंने कारीगरी से इतने सुंदर सुंदर दिए और कितनी सारी मूर्तियां और घर सजाने के जो भी सामान बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। लोकल फॉर वोकल कि हमारा जो पैसा है वो हमारे देश में है और बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। देशवासी ही नहीं, दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर सर चढ़कर बोलता है। मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2022 में कश्मीर के चानापोरा हथियार जब्ती मामले में एक प्रमुख साजिशकर्ता के घर को कुर्क कर लिया। मामले के मास्टरमाइंड में से एक के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपी आमिर मुश्ताक गनई की संपत्ति को आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के चानापोर क्षेत्र में किरण कॉलोनी में एनआईए की टीम द्वारा आतंकवाद की आय के रूप में कुर्क किया गया। एनआईए की कार्रवाई हथियार बरामदगी मामले में एक आरोपी की संपत्ति भी अटैच की गई है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं श्री राम की नगरी अयोध्या में। तो तैयार है अयोध्या धाम और विराजेंगे प्रभु श्री राम। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। आज दिल्ली से अयोध्या के लिए पहली यात्री उड़ान की शुरुआत की गई, जिसमें 180 यात्रियों ने एक साथ उड़ान भरी। भारत के कई राज्यों के श्रद्धालु भी इस ऐतिहासिक उड़ान से यात्रा करने के लिए उत्साहित हैं। यात्रा के दौरान यात्रियों ने जय श्री राम के नारे लगाए। नेपाल से वधु पक्ष के तौर पर 500 से ज्यादा राम भक्त भगवान श्री राम के लिए उपहार के तौर पर भार लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। तो विवाह में लड़की का घर लड़के के घर को कुछ भेंट देता है। मिथिला में उसी को भार कहा जाता है। भार का मतलब एक लाठी, एक बांस कंधे पर रहता है और उस बांस के दोनों कोनों पर टोकरों में भेंट का सामान रखा होता है। तो ये ऐसे भार लेकर जनकपुर, वीरगंज, मिथिला, ऐसे नेपाल का समाज, राम भक्त समाज 500 की संख्या में, मेरे लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी, इतनी बड़ी संख्या कैसे आई। तो पूरा भारत तैयार है 22 जनवरी के लिए, जब अयोध्या में प्रभु राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर कभी नहीं थमता। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।